हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट कंटिन्यू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें मोलरिटी इज डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के हिसाब से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी क्या होता है ध्यान देंगे। नॉर्मेलिटी जो है उसका सिंबल होता है कैपिटल एन, दैट इज नॉर्मेलिटी। मोलरिटी क्या होता था, बिल्कुल उसके रिसेंबल जो है नॉर्मेलिटी है। मोलरिटी में होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, जबकि नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। बस इतना सा चेंज होना है। मोलरिटी में होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी में होगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। दैट्स राइट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बिल्कुल उसी तरीके से कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अब सवाल उठता है कि सर मोलरिटी में हमने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला था, तो याद रखना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स वो किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू उसका क्या होना चाहिए, आपके पास मास होना चाहिए ग्राम में, और डिवाइड किससे लगाएंगे, डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको उसके मोलर मास से। लीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अब सवाल उठता है सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कहाँ से निकालें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही जिसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है उसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। और फिर उसमें डिवाइड किसका लगाना, देखो मोल से निकालना है तो गिवन मास में मोलर मास का डिवाइड लगा दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास के अंदर डिवाइड लगा दीजिएगा किसका, इक्विवेलेंट मास का। जिसका भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है उसके इक्विवेलेंट मास का क्या लगा दीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा। दैट्स राइट, जैसे आप उसके इक्विवेलेंट मास का उसके अंदर डिवाइड लगा देंगे, या ग्राम इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट मास को भी किस में लिखिएगा, ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास का। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा इक्विवेलेंट मास, और वो भी ग्राम वाला। ग्राम इक्विवेलेंट मास का क्या लगा दीजिए, उसमें डिवाइड लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व होंगे दैट नोन एज नॉर्मेलिटी। दैट्स राइट। अब इसको हम इतना ज़्यादा डेरिवेशन करके नहीं समझेंगे, सीधे सीधे से याद रखेंगे। सीधे सीधे से कैसे याद रखना है देखिएगा। मोलरिटी याद होनी चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलरिटी इज इक्वल टू, हम सीधा याद रखें, मोलरिटी इज इक्वल टू होता था, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट, बट किस में होता था, ग्राम में, मल्टीप्लाई किससे करते थे, दैट मल्टीप्लाई बाई 1000, डिवाइडेड किससे होता था, डिवाइडेड यहाँ पर लगाना पड़ता था आपको मोलार मास, और वो भी किस में होता था, ग्राम में, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते थे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था वॉल्यूम से ऑफ सॉल्यूशन, बट ये ml में होना चाहिए। ये होता था मोलरिटी। यहाँ से अगर आपको याद हो ये पूरा का पूरा ये बनता था नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर इसको हटा दें हम नंबर ऑफ मोल्स को, तो नॉर्मेलिटी बनाने के लिए क्या करना है, नॉर्मेलिटी बनाने के लिए इसकी जगह लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। दैट्स राइट, इसी जगह क्या लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे नंबर
ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई किससे कर दीजिएगा 1000 से, और डिवाइड किसका लगा दीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट ml में। ये नॉर्मलिटी हो गई। अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हमने इसको निकालना बताया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम लिख सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसे जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना दिया है उसका मास ग्राम में, और उसमें डिवाइड किसका लगाना है? तो यहाँ मोलर मास का डिवाइड लगाना पड़ता है तो मोल्स आ जाता था, और यहाँ नॉर्मेलिटी में आपको क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो यहाँ पर आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास का। बट ये इक्विवेलेंट मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट मास का क्या लगा दीजिएगा? डिवाइड लगा दीजिएगा। तो अब की बार आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो सीधा आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद रखें। बस केवल चेंज कितना सा करना है? मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में चेंज इतना सा हो रहा है कि मोलरिटी में यहाँ पर मोलर मास काम आता है, बट नॉर्मेलिटी में यहाँ पर क्या काम आता है? इक्विवेलेंट मास काम आता है, या ग्राम इक्विवेलेंट मास काम आता है। दैट्स राइट। मोलरिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर बना के लिखते थे। क्या फॉर्मूला बनता था मोलरिटी का? मोलरिटी का फॉर्मूला बनता था WB × 1000 अपॉन V ml में होता था। यहाँ डिवाइड किसका लगाना पड़ता था आपको? MD का, मोलर मास का। यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा वही WB मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई V ml में, और यहाँ जो आपको डिवाइड लगाना है वो किसका लगाना है? यहाँ पर लगाना है EQB का। मतलब जो आपका सॉल्यूट है ना, उस सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मास का डिवाइड लगा देना है। ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी अगर याद हो तो नॉर्मेलिटी को समझना बहुत आसान है। बस चेंज कितना करना है डेफिनेशन में? वहाँ होते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। दैट्स राइट। वहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ता था, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स मास कैलकुलेट करना है, ये कैसे आ जाएगा? तो ये तो मास आपका रहेगा ही, डिवाइड मोलर मास की जगह किससे लगा दो? इक्विवेलेंट मास से। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। दैट्स राइट। अब जो यहाँ पर आता है नॉर्मेलिटी में, वो आता है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ये कैसे कैलकुलेट करें? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला अगर मोलरिटी से समझ में आ गया हो, तो अब हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखो डेफिनेशन इसका थोड़ा टिपिकल है, डेफिनेशन से कभी भी पार नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन पे नहीं जाना है। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कोई भी आपके पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होगा इस एलिमेंट का वो मास। कौन सा मास? जो ये एलिमेंट अगर रिएक्ट करे कहीं पर, तो वहां से हाइड्रोजन के 1 मास को रिप्लेस कर दे। कहीं पर भी अगर ये एलिमेंट जाकर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के वहां से 1 मास को रिप्लेस करने के लिए इसका जितना मास रिक्वायर्ड होगा ना, वो होगा इसका इक्विवेलेंट मास। या फिर अगर बाई चांस ये क्लोरीन को रिप्लेस करे, तो जितना मास इसका क्लोरीन के 35.5 मास को रिप्लेस करने में काम आएगा, वो होगा इसका इक्विवेलेंट मास। या फिर ऑक्सीजन को अगर रिप्लेस करे, तो जितना इस एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 मास को रिप्लेस करने में, या जो ऑक्सीजन के 8 मास के साथ रिएक्ट करने में रिक्वायर्ड होता है, वो मास क्या कहलाता है? वो मास इसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। दैट्स राइट। तो किसी भी एलिमेंट का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 मास, क्लोरीन के 35.5 मास या ऑक्सीजन के 8 मास के साथ या तो रिएक्ट करता है या फिर इतने मास को वह रिप्लेस कर सकता है, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कहलाता है।
दैट्स राइट, ये इसका डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से इसे हम समझ सकते हैं वैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई बताओ कार्बन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। वैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 MeV। अब कार्बन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो हम कहेंगे कि कार्बन का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 मास के साथ रिएक्ट करे, या कार्बन का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 मास को क्या करे, रिप्लेस करे। अब हम क्या करते हैं, कार्बन हमने लिया, कार्बन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है, CH4 बनता है, सबसे इजी, सबसे स्टेबल। अब CH4 में देखिएगा कार्बन का तो एक एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है। कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, कार्बन के इस एक एटम का मास 12 होगा और हाइड्रोजन के इन एटम्स का मास कितना होगा, 4 हो। इसका मतलब जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन का जो 12 मास है वो हाइड्रोजन के 4 मास के साथ रिएक्ट करता है। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 मास के साथ रिएक्ट करे या 1 मास को रिप्लेस करे, दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन का 12 जो मास है दैट रिएक्ट विद 4 मास ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के कितने मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4 मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। उल्टा भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि हाइड्रोजन के 4 मास के साथ में कार्बन का कितना मास रिएक्ट कर रहा है, कार्बन का 12 मास रिएक्ट कर रहा है। तो फिर बताइए हाइड्रोजन के 1 मास के साथ कार्बन का कितना मास रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के 1 मास के साथ कार्बन का कितना मास रिएक्ट करेगा। तो 4 के साथ 12 कर रहा है तो 1 के साथ कितना करेगा, तो 12 मास के अंदर किसका डिवाइड लगा दो, 4 मास का डिवाइड लगा दो, बता दो कितना रिएक्ट करेगा, 3 रिएक्ट करेगा। तो फिर कार्बन का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो इक्विवेलेंट मास होगा 3। दैट्स राइट, कार्बन का जो इक्विवेलेंट मास है वो 3 होगा। इस तरीके से हम डेफिनेशन से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने कुछ सीधे फॉर्मूले बनाए हुए हैं इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के। तो आपको क्या करना है, वो सीधे के सीधे जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ऑक्सीजन से क्लोरीन से भी समझ सकते हो। ऑक्सीजन से क्लोरीन से कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने यही कार्बन लिया और आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। जब आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो CO और रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बना देता है। अब बताइएगा CO2 के अंदर कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। कार्बन का एक का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास 16 एंड 16 कितना हो गया है, 32 हो गया है। दैट्स राइट। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर कार्बन के 12 मास के साथ में ऑक्सीजन का कितना मास रिएक्ट कर रहा है, 32 मास रिएक्ट कर रहा है। या उल्टा भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन के 32 मास के साथ में कार्बन का कितना मास रिएक्ट करता है, 12 मास रिएक्ट करता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन के 8 मास के साथ कार्बन का कितना मास रिएक्ट करेगा। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के 32 के साथ कार्बन का 12 मास रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के 1 मास के साथ कितना कार्बन का मास रिएक्ट करेगा। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, 12/32 करेंगे। तो फिर ऑक्सीजन के 8 मास के साथ बताओ कार्बन का कितना मास रिएक्ट करेगा। तो 8 से इसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 12/32 इंटू 8, 443 ले लीजिए। इस तरीके से देखिएगा कार्बन का जो इक्विवेलेंट मास है वो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, देखें, फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहते हो, एसिड का इक्विवेलेंट मास, तो एसिड के लिए क्या करना है, जो इक्विवेलेंट मास होगा ये बराबर होगा उस एसिड का, आपको क्या लिखना है, उस एसिड का आप लिख दीजिए मोलर मास। दैट्स राइट, मोलर मास, या उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास।
और उसमें डिवाइड किसका लगा दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए उसकी बेसिसिटी का। किसका डिवाइड लगा दीजिए, उसकी बेसिसिटी का डिवाइड लगा दीजिए। एसिड की बेसिसिटी का डिवाइड लगा दीजिए। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, सीधा सा एसिड जो होता है वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, और जितने H पॉजिटिव आयन देता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कैन गिवन, वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। अगर आपके पास में कोई बेस हो तो बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो बेस के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिएगा और उसमें डिवाइड किसका लगाना है, डिवाइड जो लगाना है वो लगाना है एसिडिटी का। एसिडिटी क्या होती है, तो याद होगा बेस जो है वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो जो जितने OH नेगेटिव आयन देगा वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है, तो एसिडिटी कहलाती है, सॉरी। तो एसिडिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस कैन गिवन, कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी, उसका डिवाइड लगा दीजिएगा। तो एसिड का बेस का इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी सॉल्ट का कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास जो है वो आपको निकालना है कैसे, उस सॉल्ट का क्या लिख दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिएगा और डिवाइड किसका लगा दीजिएगा, डिवाइड आपको लगाना है उसके चार्ज का, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर जो चार्ज उसका डिवाइड लगा दीजिएगा, जस्ट राइट। हालांकि एनाइन पर भी उतना ही चार्ज होगा तो उसका डिवाइड लगा दे, चाहे उसका डिवाइड लगा दे, उसका चार्ज का डिवाइड लगा दीजिए और सॉल्ट का निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहते हो, कोई एलिमेंट आपको दे दिया जाए, जैसे कार्बन का ही अभी हमने कैलकुलेट किया, एलिमेंट का अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए उस एलिमेंट का आप क्या लिख दीजिएगा, एटॉमिक मास लिख दीजिएगा, क्योंकि एलिमेंट है वो तो एटम के फॉर्म में पाया जाएगा, तो उसका क्या लिख दीजिएगा, एटॉमिक मास। और उसका एटॉमिक मास लिखने के बाद उसमें किसका डिवाइड लगाना है आपने, उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी का डिवाइड लगा दीजिए, तो आपके पास एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। जैसे कार्बन का कैलकुलेट करना था तो कार्बन के लिए बताइएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई देयर वैलेंसी, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, बताइएगा 3 आया था कि नहीं आया था। ऐसे किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं किसका, किसी भी आयन का निकाल सकते हैं, कोई भी अगर आपको आयन दे दिया जाए आयन का निकाल सकते हैं। आयन का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आयन का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, उस आयन क्या क्या लिख दीजिएगा, आयन का मॉलिक्यूलर मास लिख, आयन का मास लिख दीजिए, मास ऑफ आयन, उस पूरे आयन का मास कितना है वो लिख दीजिएगा, और डिवाइड किसके लगा देना है, डिवाइड लगा देना है उस आयन के ऊपर जो चार्ज है ना, उस चार्ज के नंबर का डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, उस आयन का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। दैट्स राइट। इसके अलावा और इक्विवेलेंट मास हम किसका निकाल सकते हैं, और जो इक्विवेलेंट मास निकालना है वो निकालना है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर आपके पास में क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, ठीक है ना, उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप उसका क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और डिवाइड किसका लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उतने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उतने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है ना उसका। ये हमने कहीं काम लिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना, कहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ये कहीं काम आता है D&F ब्लॉक में। D&F ब्लॉक वाले चैप्टर में जब हम किसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं, KMnO4 का, तो KMnO4 का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो डिफरेंट
डिफरेंट मीडिया में अलग अलग होता था। अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट मास अलग आता था, एल्कलाइन में निकालते हो तो अलग आता है, और एसिडिक में अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो अलग आता था। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम ये काम में लेते थे। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आ गया तो सीधा सीधा सा क्या सॉल्व हो गई है, नॉर्मेलिटी सॉल्व हो गई है। दैट्स राइट। ये आपके पास हो गए कुछ फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। एसिड का भी, बेस का भी, सॉल्ट का भी, एलिमेंट का भी, आयन का भी और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का भी, सबका इक्विवेलेंट मास ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब नॉर्मेलिटी के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल से पहले थोड़े से इक्विवेलेंट मास के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जैसे आपको कहा जाए कि HCl है, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। HCl के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कीजिए। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। HCl आपको याद होना चाहिए क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू इसका क्या होगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एसिड है तो बेसिसिटी से। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसमें एक H और एक Cl है। H का एटॉमिक मास 1, Cl का 35.5, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 36.5। मॉलिक्यूलर मास आ गया 36.5 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कैन गिवन, कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है। तो आपको याद होगा HCl केवल एक ही H पॉजिटिव आयन दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। 1 का डिवाइड करोगे यही आएगा। तो देखो HCl जो है इसका मोलर मास भी यही होता है और इक्विवेलेंट मास भी यही होता है, बराबर रहेगा। अगर आपको कहा जाए नहीं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेट करो, अब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या है H2SO4, इसका इक्विवेलेंट मास बता दीजिए। इसका जब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिसिटी। दैट्स राइट। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सीधा मैं बता देता हूँ 98 होगा, बराबर 98। ऐसा हमने सॉल्व किया हुआ है पीछे। अब डिवाइड क्या करना है, बेसिसिटी से। बेसिसिटी कितनी है तो याद होना चाहिए H2SO4 जो होता है वो क्या करता है, अपने 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है। तो बेसिसिटी जो है वो होगी 2, बराबर कितना आ जाएगा 49। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। तो देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो 98 है, बट इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, ये है 49। क्या है ये 49। दैट्स राइट। अच्छा, अब दो चीज़ और सुनेंगे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट्स राइट है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मेरे पास है 196 ग्राम, 196 ग्राम है। तो अब आपको दो चीज़ें बतानी है। क्या क्या बताना है, एक तो आप मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल, और दूसरा आप मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों चीज बताओ। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 196, मोलर मास कितना होता है 98। दैट्स राइट। इस केस में क्या लगा दीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 2। अब निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है, गिवन जो मास है वो है 196 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास का नहीं लगाना है, डिवाइड एक्चुअल में लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट मास का।
इक्विवेलेंट मास को ग्राम में लिखो। अब इसका जो इक्विवेलेंट मास होता है वो कितना होता है 49, इसे ग्राम में लिखो तो 49 ग्राम, इसका डिवाइड लगा दीजिए और इसका डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 196 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो हैं 2, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं 4। दैट्स राइट। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट मास के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ऐसे हम काम में ले सकते हैं। अब सीधा हम कहां पर पहुंचते हैं, सीधा पहुंचते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास में वही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और वो कितने डिजॉल्व है सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर वो प्रेजेंट है और जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो बना हुआ है 500 ml। तो अब आप इसकी मोलरिटी भी कैलकुलेट कर दीजिए और इसकी नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर दीजिए। मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, मोलरिटी इज इक्वल टू होता था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। WB का मतलब गिवन अमाउंट कितना है इसका 196 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98। एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई VML, सॉल्यूशन कितना है 500 ml। सॉल्व कर दीजिए, 98 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 मोलरिटी। इट मीन्स इसके 4 मोल पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास याद रखना है, ठीक है ना, और साथ में VML सॉल्यूशन। ये लीजिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 196 ग्राम, दैट्स राइट, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास अभी हमने निकाला है, इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। मोलर मास कितना है 98, बेसिसिटी 2, तो ये आएगा 49। तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो आएगा 49, बट उसे ग्राम में लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का डिवाइड लगा देंगे इनटू सॉल्यूशन कितना है 500 ml। सॉल्व कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, इज इक्वल टू 8 नॉर्मेलिटी। ये लो, तो इसी सॉल्यूशन की ये मोलरिटी है, इसी सॉल्यूशन की ये नॉर्मेलिटी है। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। बस मोलरिटी नॉर्मेलिटी में एक ही माइनर डिफरेंस है कि मोलरिटी में क्या काम आता है, मोलर मास काम आता है, जबकि नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो उसी का इक्विवेलेंट मास काम आएगा। और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने अभी सीख लिया है, वो अलग अलग तरीके से हर किसी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स राइट। ये हो गया है नॉर्मेलिटी। ओके।